नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज भवन निर्माण विभाग की तरफ से बिहार में जितने भी भवनों की निर्माण हो रही है उसका आज सूचना दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुने। कई बार कहा भी है कि सड़क निर्माण के लिए जैसे पॉलिसी वहाँ लाई गई है उस तर्ज पर आप बनाएंगे, कैसे किराए को कैसे वो मेंटेन करेगा, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर होगी। तो अभी क्या अपने आप कुछ बदलाव कर रहे हैं, नई पॉलिसी बनाएंगे या वही जो चल रही है उसी पे? नहीं, देखिए इसमें ये मेंटेनेंस नीति के बारे में हमने अंत में बोला कि नए भवन तो बन जाते हैं, उसमें बनने में भी चूँकि एक काम डिफाइंड है वो हो जाता है। बाद में उसका मेंटेनेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। आज के दिन में जो 10 साल पहले जो भवन थे उसको मेंटेन करने की जो चीज़ें थे उससे आज के दिन में बिजली की सुविधा के कारण जो सभी जगह पर एसी, अब कोई भी भवन ऐसा नहीं है जिसमें लिफ्ट और एसी नहीं है, तो उसके कारण उसके मेंटेनेंस के आयाम में परिवर्तन हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पॉलिसी बना लिया है। अंतिम रूप से हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको करना है, क्योंकि 2-3 तरह के इसमें कैटेगरी हैं। एक तो आवासीय भवन है, दूसरा आपका कार्यालय के भवन है और तीसरा आइकॉनिक भवन है। इन 3 कैटेगरी में बांट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति लाई जा रही है, क्योंकि आइकॉनिक भवन जितने होते हैं उसमें सभी सर्विसेज एक साथ रखने की ज़रूरत होती है। जैसे सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, तो उसमें आपको मतलब कि शॉर्ट नोटिस पे आपको कार्यक्रम करना है, तो आप ये एज्यूम नहीं कीजिएगा कि हम पहले भवन निर्माण विभाग को सूचित करेंगे तो सफाई कराएगा तब हम जा करके कार्यक्रम करेंगे। तुरंत उसको रेडी कंडीशन में होना है। इसके लिए उसकी सभी सर्विसेज हमेशा चालू अवस्था में रहनी चाहिए, चाहे एसी हो, साफ़ सफाई हो, सारी कुर्सियाँ हो, अंदर के प्रोजेक्टर हों, सभी चीज़। तो हम लोगों ने चिन्हित किए हैं ऐसे बिल्डिंग्स को जो हम लोग के कॉम्प्रिहेंसिव नीति में आएगी, जिसमें शॉर्ट नोटिस पे सारी सर्विसेज अवेलेबल रहनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने कार्यालय बिल्डिंग का दिया जिसमें फुटफॉल्स लिमिटेड है, जैसे विश्वेश्वरैया भवन है, इसका लिमिटेड है कि आपका कार्यालय सुबह 9 बजे से 4-5 शाम 5 बजे तक चलता है और डेली वही फुटफॉल्स रहेगा। इसके उसमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उसकी अलग चीज़ है। और तीसरा आवासीय भवन है जिसमें लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं, और उस आवासीय भवन में ही चूंकि हम लोग अब मल्टी स्टोरी में जा रहे हैं और कैंपस में जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे कैंपस आ रहे हैं जो कॉमन एरिया क्रिएट कर रहे हैं। पहले कॉमन एरिया नहीं था, सबका इंडिविजुअल बंगला होता था। इवन कि 4th ग्रेड के कर्मचारी हों या 3rd ग्रेड के कर्मचारी, सभी के लिए इंडिविजुअल आवास होते थे। अब कॉमन एरिया हो गया, लिफ्ट कॉमन हो गया, सफाई कॉमन हो गई। इन सब की नीति हम लोग लगभग बना लिए हैं, उसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं और उसके अनुसार हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जितना स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार काम भी शुरू कर दिया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में सब कुछ एक साथ ले जाना चाहते हैं। ऑफिस के लिए कोई बंगला देंगे क्या? देखिए, भवन निर्माण विभाग अगर किसी भी पार्टी को जो भी भवन देता है उसकी एक नीति बनी हुई है, उसका पूरा नियमावली है, चुनाव आयोग के द्वारा एक नियमावली बना हुआ है। उसी नियमावली के तहत में किसी भी पार्टी को भवन दिया जाता है। वो राज्य की पार्टियों को हम लोग देते हैं या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, 2 तरह की पार्टियों को दिया जाता है। जिसको राज्य स्तरीय दर्जा मान्यता प्राप्त होता है उन्हीं को भवन दिया जाता है। और समय समय पर जब इसका ये किया जाता है, समय समय पर इसको देखता है भवन निर्माण विभाग कि अगर किसी का राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता समाप्त हो गया है तो उसको जो है उसको हटाया भी जाता है और नए लोगों को दिया भी जाता है। तो उसी नियम के तहत ही इस कार्रवाई को की गई है। और इसमें एक बात है कि कोर्ट में जो संबंधित पार्टी का हम नाम ले रहे हैं, पशुपति पारस जी की पार्टी का, तो वो संबंधित पार्टी कोर्ट में गई थी और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके आलोक में कार्रवाई करेंगे। खत्म हो गई है क्या? उसके लिए भी 20 आवास बनाए गए हैं, पूरे कैंपस बनाए गए हैं, उसमें भी काफ़ी लोग अब आवासित हो गए हैं। फिर वहाँ पर गर्दनी बाग में पदाधिकारियों के लिए 752 यूनिट बन रहा है, जिसमें अभी 204 फ्लैट हम लोगों ने उद्घाटन करा के उसमें पदाधिकारी आ रहे हैं। पहले बाहर से जो पदाधिकारी आते थे उनके लिए जगह नहीं होती थी, उनके लिए भी वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिला अतिथि गृह भी काफ़ी सीमित उसमें संख्या में रूम थे, उसके लिए भी नया भवन बनाया गया है और 55 से ज़्यादा कमरे हो गए हैं उसमें। विधायक आवासन योजना के तहत भी ये अब काफ़ी आवास बना दिए गए हैं और इसमें मतलब कि दोनों मिला करके लगभग 120 घर, 120 लगभग 150 घर अभी हैंडओवर कर दिए गए हैं और वो
उस पर माननीय विधायकगण आवासीत हैं और वहाँ आम जनता जब आती है पटना में तो उनसे मिलने में कोई उनको दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट विश्वेश्वरैया भवन के बारे में आपको हमने बताया ही है कि उसमें हम लोगों ने कैसे किया है इस काम को, और बहुत खूबसूरत फसाड लाइटिंग भी की गई है। नेक्स्ट विकास भवन का स्ट्रक्चर भी बाहर से पत्थर वगैरह लगा करके इसका पूरा चेंज किया गया, फसाड लाइटिंग भी की गई है। सिंचाई भवन में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है और वहाँ 200 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग होती है। और मुख्य सचिवालय का भी लाइटिंग की गई है, सिंचाई भवन का भी लाइटिंग किया गया और एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया गया। तीनों बिल्डिंग में एक एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी बनाया गया है जिससे कि और लोग उसमें आ गए। बापू परीक्षा परिसर जो पूरे हमको लगता है कि इस तरह का कहीं भी नहीं है देश भर में। 25,000 कैपेसिटी का यहाँ परीक्षा हो सकती है और अभी उसमें कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं। बापू परीक्षा परिसर इसका नाम दिया गया है। तो ये एक परीक्षा बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको देखते हुए बनाया गया है। बोध गया में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पर 5 स्टार होटल्स की भी कमी है, तो उसके लिए एक 100 बेड का होटल भी बनाया गया है। पर्यटन विभाग को इसको उद्घाटन करके दे दिया गया, उनके द्वारा 5 स्टार होटल के साथ एग्रीमेंट करके उसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ओपी शाह सामुदायिक भवन बनाया गया है। पटना सिटी में आप लोग जान रहे हैं कि प्रकाश पर्व के समय में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पिछले वर्ष इसमें 5,000 से ज़्यादा लोग आवासित हुए और वहाँ पर रह करके उन्होंने इसमें जो सुविधा दी गई उसको सराहा और इससे यहाँ जो श्रद्धालुगण है उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। इधर जो कंगन घाट की तरफ रोड भी आ गया, उससे भी ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, इसका बहुत उपयोग हो रहा है। एक यहाँ पर डॉल्फिन का सेंटर भी बनाया गया है जो वन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, जिसको इसी वर्ष उद्घाटन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यह भी उन लोगों के द्वारा चालू कर दिया गया है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया है जो 2022 में भी चालू किया गया है। इसमें 2 बड़े बड़े हॉल हैं, एक 2000 कैपेसिटी का है, एक 500 कैपेसिटी का। वो भी अभी बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें किए जा रहे हैं बोध गया में। कर भवन के लिए अलग से कोई नई बिल्डिंग थी और बहुत सारे जो यहाँ लोग आते थे जो कर देने वाले लोग हैं उनको उनकी सुनवाई करने में दिक्कत होती थी, तो अलग से कोर्ट रूम्स बनाए गए हैं, रूम्स बनाए गए हैं जिसमें सुविधाजनक तरीके से लोग आते हैं और अपनी उनकी सुनवाई होती है, आदेश पारित होता है। इसके लिए भवन बनाया गया है। तारामंडल के बारे में बताया गया है, इसका इंटीरियर पूरा चेंज किया गया है और उसमें हॉल है, ये एक्सटीरियर भी चेंज किया गया है और एक बहुत ही रात्रि में भी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ये दिखती है। इसका पूरा जीर्णोद्धार का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया। परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ बनाया गया जो यहाँ पर फुलवारी शरीफ में है। इसमें डीटीओ कार्यालय के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के भी कार्यालय हैं और आधुनिक भवनों में से एक है। वहाँ बस के लिए भी डिपो बनाया गया है, वहाँ से लोग को काफ़ी सुविधा हो गई है, तो इसका भी निर्माण कार्य हाल में ही पूरा किया गया है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर बनाया गया, एक बड़ा सा कैंपस है जिसमें अभी हाल में ही डिसीजन भी हुआ है कि उसको किस तरह से आगे रन किया जाएगा। तो इसमें बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और काफ़ी सुंदर एकेडमिक बिल्डिंग बनाई गई है, ये भी निर्माण कार्य पूरा हुआ है। फिर वाल्मीकि नगर में अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपको बताया वहाँ पर 500 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बनाया गया और साथ में 100 से ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं। उसके भी संचालन की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटक जो हैं वहाँ जा कर के अपना रह सकते हैं। तारामंडल एक बहुत ही बढ़िया आपका दरभंगा में भी बना है और इसमें बहुत ही आधुनिक स्तर का बना है और इसमें भी 3D शोज़ किए जाते हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा ही किया गया है। बापू टावर के बारे में बताया गया और अभी बापू टावर में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देखिएगा, इसमें हम लोगों ने प्रेस रिलीज में भी दिया है, 2600 से ज़्यादा लोग 2 अक्टूबर के बाद से इसमें भ्रमण कर चुके हैं और काफ़ी वो जो अंदर लगाया गया है आप लोगों ने भी देखा है और हम तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बापू के जीवनी से जुड़ी चीज़ों को उसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ATI एक बहुत इम्पॉर्टेंट केंद्र है जो प्रशिक्षण संस्थान होता है। वो सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनके प्रशिक्षण का केंद्र गया में बनाया गया। यह भी प्रोजेक्ट काफ़ी दिन से चल रहा था, इसके बाद फिर इसको विशेष रूप से इसमें काम करा करके वहाँ प्रारंभ कर दिया गया और हाल में उसमें नीति आयोग के जो CEO साहब हैं वो भी आए थे। उन्होंने एक एक्सीलेंस सेंटर का भी
की शुरुआत की, तो वह भी भवन का निर्माण जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट, ये तो आपको अभी बताया गर्दनी बाग का पूरा रीडेवलपमेंट किया गया है। इसमें तृतीय वर्ग के लिए भी है, चतुर्थ वर्ग के लिए भी है, पदाधिकारी के लिए भी है और मंत्री स्तर के लिए भी है। नेक्स्ट, ये भी हम लोगों ने अभी बताया कि जो अब एमएलए एमएलसी परिसर बन जाने के बाद जो अभी हम लोग का टारगेट है कि लगभग ये मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक के लिए एक कर्णांकित आवास हो जाएगा, मतलब 243 माननीय विधायक हैं और 75 माननीय विधान पार्षद हैं, सब के लिए एक एक घर कर्णांकित हो जाएगा। तो कई बार उनको आवास नहीं मिल पाता था, उसमें समस्या दूर हो जाएगी। पटना संग्रहालय का भी निर्माण कार्य किया गया है, आप फोटो से देख रहे हैं, लगभग काम पूरा हो चुका है। इसका भी शीघ्र ही उद्घाटन होगा और ये भी एक जो कैंपस है उसी के साथ सबसे अच्छी बात है कि जो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं उसमें इसका ध्यान रखा गया है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अनुरूप ही बनाई जाए। तो आप ये वहाँ पर जाने के बाद ये नहीं सब मतलब लोग समझ नहीं पाएंगे कि पुरानी बिल्डिंग का जो खूबसूरती है इसमें कैसे इंटीग्रेट किया गया है। ये इसमें विशेषता है इसकी। और गैलरी भी इसके लगाए गए हैं जो काफ़ी सुंदर गैलरीज हैं। बिहार के बारे में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो बिहार म्यूज़ियम है उसके कंटिन्यूटी में ही जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में दिखाया गया। एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट जो अभी भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है और काफ़ी चैलेंजिंग में भी है, वो बुद्ध सम्यक दर्शन एवं संग्रहालय वैशाली। तो ये क्या है कि ये इसमें एक स्तूपा का भी निर्माण हो रहा है जो पूरी तरह से पत्थर का ही बना हुआ है और सारा पत्थर जो है बाहर राजस्थान से मंगाया गया है और इसमें मतलब कि कई हजार टन पत्थर लगाए गए हैं और एकदम अंतिम चरण में लगभग उसमें 40,000 पत्थर लगने थे। मुश्किल से इसमें 300 से 400 पत्थर ही लगने बचे हुए हैं जो ऊपर का आप देख रहे हैं। ये भी और भी अपडेटेड फोटो है इसमें। तो ये बन जाने के बाद जो सर्किट है बुद्धिज्म का वो बहुत ही उसका विस्तारीकरण हो जाएगा। लोग नालंदा, गया और वैशाली और राजगीर ये जाते हैं तो यहाँ पर एक वैशाली में एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा। जो वहाँ मड स्तूपा था, एक बहुत ही पुरानी अवस्था में वहाँ पर उसको निकाला गया था, तो उसमें जो भगवान बुद्ध के रेलिक्स थे, स्मृति अवशेष थे, उसको फिर सुरक्षित रखा गया। उसी के लिए फिर इस पूरे संग्रहालय का निर्माण कराया गया है और स्तूपा का भी निर्माण कराया गया। एक ये प्रोजेक्ट जल्दी 1 से 2 महीने में इसका पूरा होगा। इसका इसको भी आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। पटना समाहरणालय भी आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर आम लोग जो हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है अभी, और अभी कार्यालय बहुत जगहों पे चल रहा है। जब मैं यहाँ पर जिला पदाधिकारी के रूप में था उसी समय ये हिंदी भवन में पुराने भवन को के बदले हिंदी भवन में चलाया गया और उसके अलावा बहुत छोटे छोटे कार्यालय अलग अलग भवनों में चल रहे हैं। तो ये भवन अब लगभग अंतिम चरण में है, ये भी इसी वर्ष इसका उद्घाटन हो जाएगा। इसके बाद फिर ये आम लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष तक हम लोगों ने पूरा किया और 31 के 31 हम लोगों ने पूर्ण कर दिया। जो इंजीनियरिंग कॉलेज बने उन सभी में पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। इसको बहुत ही तेज़ी से भवन निर्माण विभाग ने पूरा किया। पॉलिटेक्निक संस्थान 15 में 15 हम लोगों ने पूरा कर दिया। नेक्स्ट, महिला आईटीआई जो है 7 निश्चय के तहत प्रत्येक जिले में एक बनना था, उसमें जो हम लोगों को टारगेट मिला था उसमें 29 में से हम लोगों ने 24 पूरा कर दिया। 4 भी एडवांस स्टेज पे है जो अगले साल के मध्य तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद प्रत्येक अनुमंडल में 7 निश्चय 1 के तहत अनुमंडलीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनना है, जिसमें 76 स्वीकृत योजनाओं में 66 को पूरा किया जा चुका है और उसमें पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी गई है। स्किल सेंटर भी बन गया उसमें। इन सभी में देखिए, एक तो है कि आप लोग देखे होंगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यात्रा कई जिलों में हुई, तो उसमें उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया जिसमें आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। उस भवन का भी निर्माण हम लोगों ने भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया गया है, जो कि भवन निर्माण विभाग का ही एक कॉरपोरेशन है। तो उसमें पहले चरण में 55 आईटीआई में और दूसरे चरण में 86 आईटीआईज में ये बन रहा है। और इसमें रोबोटिक्स के बारे में जो जो परिवहन सिस्टम है आज के दिन में, गाड़ी वगैरह का मरम्मती के बारे में, उसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग है, इन सब का प्रशिक्षण टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रारंभ भी कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा आईटीआई में भवन निर्माण की
तरफ से जो भवन बनाया गया उसका उपयोग करके उस विभाग की योजनाएं चलाई जा रही। जो भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी स्वीकृत हुए हैं उसमें मैं बता देना चाहूँगा, अभी एक कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा का निर्माण शुरू हुआ है। नेक्स्ट फिर एक सबौर में महाविद्यालय का काम होना है, उसका भी काम शुरू हुआ है। ये सब का बिल्डिंग है। उसके बाद बिहार निवास नई दिल्ली है, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को रहने में, उसके लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, उसका भी अभी निविदा निकली हुई है, उसका भी काम शुरू होगा। कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए और जगह देने के लिए एक संयुक्त कार्यालय भवन गार्डिनर रोड में कर भवन के ठीक आगे बनाया गया है, जो बीरचंद पटेल पथ है उसके अंदर जाते हैं उसमें है। उसके बाद बिहार विधानसभा में एक डिजिटल संग्रहालय भवन का भी निर्माण होना है, जिसमें सारे जो उसके जैसे गांधी संग्रहालय में बापू टावर में हम लोग लगाया उसी तरह से उसमें लगाएंगे। राजभवन में चूंकि राजेंद्र भवन है, आप लोग भी हर बार जाते हैं जब शपथ ग्रहण का समारोह होता है तो जगह कम पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देश पर ये सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है और इसका भी काम शीघ्र ही शुरू होगा। इसके बाद गर्दनी बाग में खेल परिसर, गर्दनी बाग में चूँकि इतने लोग आवासित हो रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनको जो अभी खेल सुविधाएं बहुत कम पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए एक स्टेडियम का भी स्वीकृति दी गई है, उसका भी टेंडर अभी हुआ है और वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग के साथ खेलने की भी सुविधा डेवलप की जा रही है। इन सभी चीज़ों को करने के लिए भवन निर्माण विभाग में जो अंदर के कार्य हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन किए गए, क्योंकि इतना सारा काम जो कि इसका पूरा बढ़ा है, तो उसको देखते हुए भवन निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया, जिसमें हम लोग को अद्यतन जानकारी मिलती है कि किस प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हुआ है और उसी के आधार पर राशि रिलीज होती है। और उसमें अभियंताओं की जिम्मेवारी रहती है कि गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट भी अपलोड करें और इसके साथ साथ जो फ़ोटो हैं उसको भी अपलोड करें। हम लोग के यहाँ एक गुणवत्ता का भी एक विंग बना हुआ है, जिसके माध्यम से जांच होती है, गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। उसी तरह से जितने लोग आवास वगैरह मांगते हैं उसके लिए ई निवास का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो भी हैं उसके लिए और रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसके माध्यम से उनको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें करते हैं। समर इंटर्नशिप के लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चे आते हैं, अपना अप्लाई करते हैं और नए जो विभिन्न प्रोजेक्ट है उसमें सीखते हैं। भवन निर्माण विभाग में जो भी टेंडर होते हैं, जो बड़े टेंडर हैं 25 लाख के ऊपर के हैं, उन सभी में बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो ई-प्रॉक 2 है उसको लागू किया गया है। भवन ऑफिस के अंदर ई ऑफिस लागू किया गया है, ताकि जो डिस्पोजल है, फाइल का डिस्पोजल है, वो जिम्मेवारी के साथ हो और समय पे हो। ये सब सारी व्यवस्था की गई हैं। और इसके साथ साथ ये जो भवन निर्माण विभाग ने के द्वारा सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे इसमें अवार्ड भी मिले हैं, जो आपको हम लोग अभी प्रेस रिलीज में भी दे रहे हैं। बिहार म्यूजियम को कई सारे अवार्ड मिले हैं, सरदार पटेल भवन को मिला है, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र को मिला है, तारामंडल जो दरभंगा में बना है उसको मिला है। तो ये सभी को मिला है जो कि ये अवार्ड मिले हैं। और इस पर लगातार भवन निर्माण विभाग ये कार्य करता है कि जो भवन बने वो आधुनिकतम तकनीक के आधार पर बने, और उसमें जो ये सारी चीज़ें हैं, सोलर एनर्जी है, WTP, STP, ये सब रहे। और इसके साथ साथ जो भवन बने उसके मेंटेनेंस के बारे में सरकार के स्तर पर लगातार निर्देश दिए गए हैं। उसके मेंटेनेंस की भी व्यवस्था सभी जगहों पर की गई है, ताकि जो भवन है, पुराने भवन है, उस मेंटेन रहें। और वो चूँकि बहुत सारे सिस्टम्स लगे हैं, AC है से लेकर के आपका लिफ्ट है, सिस्टम है, फायर का सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड 24 घंटे अब बिजली रहती है। पहले के मुकाबले बहुत चैलेंजिंग है भवन का मेंटेनेंस, और 24 घंटे बिजली है तो बहुत ही फायर प्रोन भी रहता है। तो उन सबको देखते हुए जितने पुराने तार हैं उन सबको भी बदलने की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ फायर के नॉर्म्स को फॉलो कराने की कार्रवाई की गई है। तो ये सभी कार्रवाई की गई। ये सब हमारी तरफ से था, जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से। आप लोग का कुछ पूछना है? और उसका मतलब उसको ये किया जाता है, और उसके आवास में रहने के दरमियान भी कुछ सामान सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। तो जो सामान है उसका मिलान अधिकारी लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब पूरा ये हो जाएगा, तब आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से विभाग के रूप से पूरी ये मिलान। सर, सेक्रेटरी साहब से जानना चाहेंगे सर कि है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। इसके भवन निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है, और इसमें एग्जिबिट जो अंदर प्रदर्श लगने हैं वो अभी काम काफ़ी आगे बढ़ा। और हम लोगों ने हाल में ही
इसको नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड म्यूजियम्स जो कोलकाता है, जो पूरे भारतवर्ष में बनाती है, उसको हम लोगों ने 2 गैलरी बनाने के लिए आदेश दिया है, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है। यह भी प्रयास किया जा रहा है, तो इसको भी अगले वर्ष के अंत तक इसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो एक पटना में अभी जैसे म्यूजियम्स ऑफ मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि सिटी ऑफ म्यूजियम्स, आप देख रहे हैं पटना में कितना म्यूजियम्स आ रहा है। बिहार म्यूजियम है, फिर आपका पटना म्यूजियम है, फिर बापू टावर है, फिर इसके बाद ये साइंस सिटी के रूप में भी ये म्यूजियम आ रहा है। इसके बाद ये एक लोग जो पटना आएंगे उनके लिए बहुत सारे दर्शनीय स्थल आ जाएंगे सामने। इसका भी भवन निर्माण का काम पूरा हो गया, तो इसके प्रदर्श का काम अब प्रारंभ हो गया है। अब एक सरकार के द्वारा 3 जो यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी, इसमें एक हेल्थ यूनिवर्सिटी था, तो उसका काम जो है हेल्थ विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 2 यूनिवर्सिटी का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाना था। एक खेल अभियंत्रण विश्वविद्यालय, खेल अभियंत्रण, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए था, और एक खेल विश्वविद्यालय। खेल विश्वविद्यालय हम लोगों ने राजगीर में जो खेल परिसर बना है उसमें हम अभी 29 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और अभी ये बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, इसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और 1 साल में ये बन जाएगा। ये भी एक यहाँ पर बन जाने से सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, उसके प्रबंधन और प्रशासनिक जो नियंत्रण है उस पर और बेहतर तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग काम कर सकेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी एक भवन निर्माण विभाग का बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 889 करोड़ का, जिसमें जो वो एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी का एरिया है उसको रीडेवलप किया जा रहा है, और काफ़ी काम इसमें तेज़ी से हो रहा है। और जो एरिया बहुत ही, उसमें भवन बहुत ही छोटे डिलाबिटेटेड कंडीशन में थे, टूटी फूटी अवस्था में थी, उन सबको रीस्ट्रक्चर करके और नए उसमें नया अस्पताल बनाया जा रहा है, नया रेजिडेंशियल एरिया, और सारे डेयरी संस्थान नए सिरे से बनाया जा रहा है, हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। तो जितने भी पशुपालक हैं, एक बार जब बन जाएगा तो उनको उच्च स्तरीय इलाज कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं भवन निर्माण विभाग से, हम लोगों ने प्रपोजल उस विभाग को सबमिट किया है, उसमें अब जल्दी उस पर आगे काम होगा। आपके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो हो गया है प्रोग्राम, लोग नए बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता है। कुछ चुने हुए कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ जो कि एक ही काम को 10 वर्षों से करा रहे हैं, जिसमें अनियमितता की जाती है और रेवेन्यू का भी नुकसान है बिहार सरकार को। 10 को चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम देते हैं, नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उनको काम नहीं मिलता है आपके यहाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं, आप बोल रहे हैं तो उसको स्टडी हम लोग करेंगे, लेकिन देखिए जो भी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो पुराने आदमी हैं उनको एक पहले से रहने का एडवांटेज हो सकता है कि उनको होता होगा, लेकिन हम लोग जो है नहीं, उसको बिल्कुल दे दीजिए। लेकिन ये है कि जो भी टेंडर से प्रोसेस के माध्यम से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं जो पहले यहाँ कभी नहीं काम किए। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर 10 साल पहले तो भवन निर्माण में कोई थे ही नहीं जो बड़ी बिल्डिंग बना सकते थे। आज के दिन में तो सारे हम पहले बड़ी बिल्डिंग पे आते हैं, तो बड़ी बिल्डिंग में तो पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा उसकी वैरायटी बढ़ते जा रही। अब हम लोग बड़ा निकालते हैं टेंडर, तो उसमें 6, 7, 8, 10 तक जाते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन का निकाला तो 8, 9 तक भी गए लोग, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8, 9 तक भी गए। तो ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव है और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। जहाँ तक छोटे वाले काम हैं, मेंटेनेंस वाले काम हैं, उसमें अगर अब इस तरह की शिकायतें कहीं पर है तो आप सूचना दीजिएगा, तो हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते हैं, और बोलते भी हैं कि भाई आप इसमें पारदर्शिता रख करके करें, और जहां जरूरत होगी उसको हम लोग जांच भी कराएंगे। सर, राजगीर में स्टेट हैंडलर बनना था क्या? निर्माण कार्य अभी जारी है। इसके बन जाने से जो यहाँ के छात्र हैं उनको मैनेजमेंट में उच्च स्तरीय डिग्री लेने में, यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट, SDRF एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिसर बन रहा है। अभी आप सब जान रहे हैं कि बिहार में लगातार बाढ़ की संभावना हमेशा मानसून में बनी रहती है। इस बार भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, और SDRF NDRF को भेजा जाता है, तो उनके रहने के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो SDRF का पूरा कैंपस है, जिसमें स्विमिंग पूल से ले करके और सभी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, वो लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो अभी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है।
इसको भी हम लोग इस ईयर के एंड में उसको उद्घाटन कराएंगे और ये भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसमें सभी जितने भी कांस्टेबल हैं उनके रहने की व्यवस्था, छठ आ रहा है, छठ में जितने एसडीआरएफ के लोग लगेंगे तो उनके अस्थायी रूप से रहने की कोई व्यवस्था नहीं, उनके अस्थायी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, तो उस कैंपस के बन जाने से काफ़ी सहूलियत होगी। अभी जो आप लोगों ने देखा जैसे ये सब पुराने भवन हैं जो 2016 के पहले बने हैं, उसमें अग्निशमन की व्यवस्था पहले नहीं थी। जो नेशनल बिल्डिंग कोड था उसमें 2016 में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसको देखते हुए सभी पुरानी बिल्डिंग्स में रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अग्निशमन की जो मॉडर्न प्रणालियां हैं, अलार्म सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम है, हाइड्रेंट है, यूई टैंक है, इन सब की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हम लोगों ने इसको विश्वसनीय भवन में जो घटना हुई थी उसके बाद सारा टेकअप किया है। नए भवन में तो सब में लग रहा है, लेकिन पुराने भवनों में नहीं है, उसमें अधिकांश में काम काफ़ी तेज़ी से हुआ और तीनों सूचना भवन सहित जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं सभी भवनों में ये मॉडर्न फायर सिस्टम लग रहा है, जो लगभग अंतिम चरण में। अब ये सब तो बड़े बिल्डिंग्स के बारे में चर्चा की गई, और कुछ ऐसे हैं बिल्डिंग जो भवन निर्माण विभाग दूसरे विभागों के उस पर बनाता है, तो उसकी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो सभी के लिए एक एक आवास हो। तो यहाँ पर सब उतने आवास बन रहे हैं, उनके लिए एक एक डुप्लेक्स आवास बन रहा है, और साथ में जो माननीय विधान पार्षद हैं उनकी संख्या 75 है, तो उन सभी के लिए एक एक आवास बन रहा है। तो इस प्रकार से 243 प्लस 75 इतने आवास हमारे अभी मार्च तक बन करके तैयार हो जाएंगे और जिसमें आवासित हो जाएंगे, और उसमें सभी माननीय विधानसभा क्षेत्रवार उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। तो एक बार उसमें जो प्रवेश करेंगे तो उस आवास में फिर उसी क्षेत्र के माननीय आकर के रहेंगे, और ताकि ये दिक्कत नहीं है लोगों को कि जब वहाँ निर्वाचित होके आते हैं तो कई माह तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है कि हम कहाँ रहें। तो उनका जब क्षेत्र के अनुसार वो आवास हो जाएगा, बन जाएगा, तो सुविधाजनक हो जाएगा। और जो पूर्व एमएलए और एमएलसी हैं उनके लिए भी वहाँ पर हॉस्टल का भी कुछ कमरों का हॉस्टल भी पहले भी था, उसी तरह से बन रहा है, ताकि जो आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं। प्रशासनिक विभाग जो रहता है उसके अनुरोध पर हम लोग सारा काम करते हैं, और आपका सुझाव है और उस सुझाव को जो भी प्रशासनिक विभाग है उनके संज्ञान में हम लोग बताएंगे। जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार भवन निर्माण विभाग काम करेगा। आप लोग के लिए हम लोगों ने सूचना जनसंपर्क भवन सभी जिला में बनाया, उसको कार्यरत किया। तो जगह जैसा मतलब देंगे उसके अनुसार कर सकते हैं। अब हमसे तो भवन निर्माण विभाग क्या उसमें कर सकते हैं। मान लिया कि बहुत दूर बना देंगे और वहाँ जाने आने की सुविधा में लोगों को दिक्कत होगी तो वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाएंगे। आज के दिन में ये है कि बिहार म्यूजियम, जितने भी लोग बाहर से आते हैं तो बिहार म्यूजियम अवश्य रूप से चले जाते हैं। तो दूर होने का अलग वो है और नज़दीक होने के अलग फ़ायदे हैं। तो चूँकि अब तो अंदर में जगह भी बहुत अब सीमित है, तो अब तो जो भी नए फैसिलिटीज आ रहे हैं उसको तो जैसे वहाँ बीटा एयरपोर्ट भी अभी सैंक्शन हो गया, उस पर भी आप लोग जान रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है। फिर बीटा से दानापुर का एलिवेटेड सड़क से भी जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आधारभूत संरचना बढ़ती है उसके अनुसार जो सुविधाएं हैं उसको बाहरी क्षेत्र में भी विकसित करने का लक्ष्य है। और दूसरा यह है कि जो विभाग है, संबंधित विभाग हैं, मान लिया कि अर्बन एरिया के लिए विभाग हैं या फिर कला संस्कृति की तरफ से जो योजनाएं ली जाती है, तो वो उन सब के द्वारा अपना जगह चयन किया जाता है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। सर एक सवाल है सर कि आप तो आपने सुना बिहार में ही नहीं, बिहार के अलग अलग जो शहर है वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से तारामंडल हो गया, नया बन रहा है। जैसे कि आपने सुना, आपका क्या कुछ करना, अभी हम ऐसा साझा करो, देखते रहेगा आज फर्स्ट न्यूज़।